आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 7 जो कि ये लास्ट सेट है आपके एग्ज़ाम का। तो इसके पहले हम लोगों ने सेट 1 से लेकर 6 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग सेट नंबर 7 सॉल्व करने हैं जो है 8, 17 BN। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए बहुत ही पेशेंस के साथ ध्यान से इसको समझिए और समझने की कोशिश करिए। देखिए क्या है कि आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं और इस 15 मिनट में आपको क्या है क्वेश्चन पेपर पढ़ने होते हैं। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन पेपर पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट में मिलता है, जिसमें पार्ट ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जो आपको OMR शीट में फिल करना होता है। पार्ट बी में आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपको 50 मार्क्स देते हैं। ये आपको पूरा लिखना होता है। तो पार्ट ए और पार्ट बी में आपके क्वेश्चन डिवाइड हुए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए अब प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक क्या करना है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर ये जो पैसेज दिया गया है आपको पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले इसके क्वेश्चंस को पढ़िए उसके बाद पैसेज पे आइए। तो क्वेश्चन पे जाएंगे तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टोबैको इज यूज्ड। टोबैको कहाँ पर यूज्ड होता है, यूज किया जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे कि लिखा हुआ है ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो टोबैको है, द यूज ऑफ टोबैको, ये पूरा वर्ल्ड में संसार में यूज किया जाता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गेट रीड ऑफ द हैबिट ऑफ यूजिंग। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके छुटकारा पाने के लिए कहा जा रहा है आदत से। तो ये कौन टोबैको पे बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा टोबैको। आगे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इस पैसेज में एक ऐसा वर्ड ढूंढिए जो अपोजिट हो नोवेयर का। नोवेयर का मतलब ये होता है कि जो कहीं पर भी ना हो, लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो हर जगह हो, एवरीवेयर हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरीके से आपने 1, 2 और 3 का आंसर दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 4 से लेके 8 तक का आपको रिप्लाई देना है, वो भी चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ऑप्शन मिलेंगे, इसको करेक्ट चूज करना है। तो क्या है पहला क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि रीना टू प्रयागराज विथ हर एल्डर ब्रदर। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे फील क्या करेंगे। तो क्या यहाँ पे केम फील कर दें, हैज कम फील कर दें, विल कम फील कर दें, या आल आर करेक्ट, सभी सही है। तो अगर अब यहाँ पे अगर आप फील कर देते हैं पास्ट टेंस जो कि केम है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो ये क्या बन जाएगा? अगर आप पास्ट टेंस फील करते हैं मतलब आप केम फील कर सकते हैं, कर देंगे। तो रीना केम टू प्रयागराज विथ हर एल्डर ब्रदर, तो ये पास्ट का टेंस हो जाएगा। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि रीना जो है वो प्रयागराज से आई है अपने भाई के साथ। तो अपने भाई के साथ आई है, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या फील करेंगे? तो आप कहेंगे ये हैज कम जो है वो सही हो जाएगा। हैज कम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। रीना हैज कम टू प्रयागराज विथ हर एल्डर ब्रदर। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। विल कम फ्यूचर टेंस में नहीं होगा और ऑल ऑफ करेक्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब 3 गलत हैं तो एक ही सही है, तो एक ही समय पर तीनों का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि किसी की वर्तमान स्थिति को दिखाना है ना, कि रीना अभी भी प्रयागराज से आई हुई है, तो इसके लिए आप कौन सा टेंस यूज करेंगे? तो इसके लिए आप टेंस यही यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए यहाँ पे जो मैं आंसर बताता हूँ बिल्कुल सटीक बताता हूँ। अगर आप कहीं और दूसरा आंसर बताया जा रहा है तो उससे रीजन पूछिए कि हाँ इसका रीजन क्या है। देखिए यहाँ पे रीजन यही है, मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर उसकी प्रेजेंट टाइम की और इस जो सिचुएशन वो बताया जा रहा है कि वो अपने भाई के साथ आई हुई है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है ही वॉज डैश वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड। अब क्योंकि किसी का इंतजार करते समय समानता हम लोग एनॉक्सियसली ही सही एडवर्ब यहाँ पे फील करेंगे। किसी का इंतजार करेंगे तो कैसे इंतजार करेंगे? चिंतित होकर, उतावलेपन से इंतजार करेंगे कि सावधानी पूर्वक, बहुत सावधान पूर्वक रहें इंतजार करना, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, इसलिए आप सावधानी पूर्वक तो यूज नहीं करेंगे। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। सीरियसली गंभीरता से किसी का इंतजार करें, गंभीरता एकदम बैठे हुए हैं, कुछ न सोच रहे हैं कुछ विचार रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। चिढ़कर अरे आ नहीं रहा है क्या, वो आया नहीं अभी तक आपका दोस्त, तो इस तरीके से आप नहीं, बल्कि क्या आपका दोस्त आपके मिलने आ रहा है तो आप उतावलेपन से, चिंतित होकर, थोड़े से बेसब्री से, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। ठीक है, आगे है रीअरेंज द
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सही क्रम क्या है ये बताना है। देखिए सबसे पहले आपको सबसे पहले मिलता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आता है, तो आप कहेंगे वर्ब आता है, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अब यहाँ पे देखिए नॉट भी लिखा हुआ है, डज भी लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे जहाँ पर भी डज लिखा होगा उसके साथ ही नॉट लिखा होगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो उसके पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। और सब्जेक्ट में यहाँ क्या क्या आ सकता है, तो बस एक ही चीज़ आ सकता है, सी, मतलब स्टार्टिंग में सी होगा। इस अकॉर्डिंग के स्टार्टिंग में सी है। और उसके बाद डज नॉट आएगा, तो उसके बाद गोज आ गया, पहला गलत हो गया। डज नॉट यहाँ पर आया, ये सही हो सकता है। ये लाइक्स नॉट आया है, मतलब ये गलत हो गया। डज नॉट यहाँ पर भी आया है, सही है। लेकिन इसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें क्या है, एक तो गो है और एक है लाइक। क्या है, एक तो गो है और एक है लाइक। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, लाइक्स दे रखा है, और मैंने कहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो लाइक्स नहीं होगा, लाइक होगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाकी ये भी गलत हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। बहुत ही आसान होता है रीअरेंज करना। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। यहाँ पर जो फॉलोइंग वर्ड्स दिए गए हैं, कौन सा ऐसा वर्ड है जो मिस स्पेल्ड है, जो गलत है, ये आपको बताना है। तो नियरली मतलब होता है लगभग, नियरली का मतलब क्या होता है, लगभग, और ये सही है, ठीक है। बेयरली, बेयरली का भी मतलब होता है मुश्किल, तो ये भी क्या है, सही है। इसका स्पेलिंग, दोनों की स्पेलिंग सही है। ये गलत है, इंटायरली की स्पेलिंग ये नहीं होती है, ठीक है, बल्कि इसकी स्पेलिंग होती है ENTIRELY। यहाँ पे ER किया है, बल्कि RE होता है, ये स्पेलिंग सही होती है। रेयरली का भी मतलब होता है शायद ही, शायद या कभी, ऐसा करके होता है, शायद ही कभी। तो इस तरीके से हिंदी में अर्थ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस में काम आते हैं। लेकिन हालांकि इस क्वेश्चन के लिए आपको अर्थ नहीं बल्कि स्पेलिंग सही पता होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, फिलिंग द गैप विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, कैट जम्प्ड द टेबल। अब ये है टेबल, अगर एक कैट है वो जंप कर रही है, कैट जंप्ड ऑन द टेबल होगा या अपॉन द टेबल होगा, तो आप कहेंगे कि अपॉन द टेबल होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए जब कोई भी वस्तु किसी भी चीज़ के ऊपर रखी हुई है तो वो होता है ऑन, लेकिन अगर कोई भी चीज़ है वो इस तरीके से किसी चीज़ के ऊपर आई और बैठ गई, या तो मोशन करता हुआ रहता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मोशन, तो आप यूज करेंगे अपॉन। लेकिन बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ऐसा है कि जब बिल्ली इसके ऊपर कूद के आई तो बैठ गई, और जब बैठ गई तो ये इसका मोशन कहाँ है, बंद हो गया, तो इसलिए हम लोग ऑन यूज करें, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए मोशन है, ये नहीं कहा जा रहा कि आके बैठ गई, बल्कि ये कहा जा रहा है द कैट जंप्ड ऑन द टेबल। कैट जो है उसने टेबल पर जंप किया इस तरीके से, तो मोशन में है, और जब मोशन में होता है किसी चीज़ के ऊपर के लिए तब हम लोग अपॉन का यूज करते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अपॉन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के लिए। कहा जा रहा है कि रीड द एक्सट्रैक्ट, ये आपको पोएम जो है पढ़ना है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं वो 9 और 10 इसके आंसर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हु कैन हेल्प अस। बहुत ईजी होता है, आपको ये पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है। जब भी पैसेज आए, एक्सट्रैक्ट आए, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन को ले जाइए आप कहाँ, क्वेश्चन को ले जाइए, आप ले जाएंगे पैसेज में, पैसेज में ले जाएंगे तो आपको आंसर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देखिए हु कैन हेल्प अस, तो आप देखिए कहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, तो आप इसको पढ़िए। लिखा हुआ है देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। कौन है, नो वन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देयर इज नो वन, नो वन आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्हाट वाज फॉर नथिंग। व्हाट वाज फॉर नथिंग, तो इसमें देखिए ध्यान से, व्हाट वाज फॉर नथिंग यह है ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देखिए मिल गया ना, अब उसमें पढ़ने की जरूरत थी नहीं, तो ऑल आवर वर्क मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहुत ही आसानी से इसके आंसर्स मिल जाते हैं, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं रहती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12, यहाँ पर आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो बिल्कुल यहाँ ध्यान से, व्हाट डिड लेंचो प्लेस ऑन द लेटर। लेंचो ने पत्र पर क्या लिखा था, लेंचो ने पत्र पर क्या, स्टैंप लिखा था या अ कॉइन लिखा था, 10 रुपीज़ नोट लिखा था या अ पैसेज लिखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा कि उसने लिखा था जो है पेसोस। क्या लिखा था, पेसोस, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मंडेलाज व्यू ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। मंडेला के अनुसार
जो राष्ट्र है उसकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? उसके लोग होते हैं, उसके लोग होते हैं। मैंने पिछले सेट में बताया भी हुआ है कि आप इसको याद रखिएगा। तो उन्होंने, नेल्सन मंडेला ने कहा है कि किसी भी देश की सबसे बड़ी जो दौलत होती है वो उसके लोग होते हैं, पीपल होते हैं, न कि सोना, हीरे या चांदी। अगर लोगों में ईमानदारी, चरित्र और क्षमता है तो वही देश की असली पूंजी है। इसलिए उत्तर जो होगा वो पीपल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट नेम डिड एनी गिव हर डायरी। एनी ने अपनी डायरी को क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया था? तो आप कहेंगे इसका नाम जो था वो किटी था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उसका नाम किटी था, क्योंकि वो उसे अपने दोस्त की तरह समझती थी और उसे किटी नाम दी थी, है ना, डायरी को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के लिए। कहा जा रहा है कि गिव हर एक्सट्रैक्ट। आपको फिर से ये पोएम पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या देना है? आंसर देना है। कोई बात नहीं, हम लोग पहले इसके क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। किसको पढ़ लेंगे? क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं कि क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, व्हाट सॉर्ट क्रिएचर डू यू मीट वाइल वॉकिंग अराउंड योर यार्ड। तो कहेंगे बियर। क्या हो जाएगा? बियर। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो साफ साफ लिखा है, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर डियर। और यहाँ पे जो क्रिएचर है वो कौन सा क्रिएचर है? वो बियर है ना। बट श्योर इट इज बियर, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अगर कोई आपको बहुत कस कर गले लगाता है तो वो भालू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्हेन विल यू गेट वन मोर केयरिस। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरिस। तो यहाँ पर क्या होगा? अब देखिए, आप यहाँ पे आएंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा, ये रहा जस्ट वन केयरिस। कब? आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरिस इफ़ यू हैव एनी डाउट। यू हैव एनी डाउट, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इफ़ एनी डाउट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर आपको कोई शक है तो आपको भालू एक बार और गले लगा लेता है ना। मजाकिया वे में द एनिमल है उसके विषय में बताया गया है कि एनिमल कैसे आप पहचानते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो क्या है कि व्हाट डिड ट्रिकी रिफ्यूज टू इट। ट्रिकी को क्या खाने से मना कर दिया गया था? देखिए, अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी में ट्रिकी बहुत मोटा हो गया और उसकी सेहत बिगड़ गई थी और उसने अपने पसंदीदा खाने तक में रुचि जो है खो दी थी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। तो फेवरेट उसके जो डिशेस थे उसको जो है उसने खाने से मना कर दिया था क्योंकि उसका तबीयत नहीं सही था। हु कैन बी इजली रॉब्ड। हु कैन बी इजली रॉब्ड मतलब किसे आसानी से लूटा जा सकता है। किसे लूटा जा सकता है? जो लालची आदमी होता है ना, वो। और क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में दिखाया गया है कि लालची व्यक्ति को आसानी से धोखा दिया जा सकता है या लूटा जा सकता है क्योंकि वह लालच में फंस जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कहा जा रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द फोर्थ डॉटर ऑफ, यहाँ पे कौन है? रामलाल। तो रामलाल की 4 बेटियां थी, चौथी बेटी का नाम सुलेखा था। क्या था? सुलेखा था, जिसे सब भोली कहते थे। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये नंबरदार रामलाल थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। कहा जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ मैन वॉज ग्रिफिन। ग्रिफिन किस प्रकार का आदमी था? कानून का पालन करने वाला था, अराजकता व्यक्ति था या प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था। तो या तो ये दोनों था कि प्रतिभाशाली और अराजकता, बी और सी दोनों था। तो आप कहेंगे कि ये प्रतिभाशाली व्यक्ति तो था ही, इसके साथ साथ वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था। इसलिए यहाँ पर जो है दोनों ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन MCQ का है। तो हु ट्रिक्ड हॉरेस। हॉरेस को किसने धोखा दिया? किसने धोखा दिया था? तो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट चैप्टर से है कि उसमें हॉरेस डेनवी को एक चालाक औरत ने धोखा दिया था जो खुद को घर की मालकिन बताकर चोरी करवा लेती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अ क्लेवर यंग लेडी। यहाँ तक आपका पार्ट ए कंप्लीट होता है, MCQ टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद बारी आती है जो है रीडिंग सेक्शन का। रीडिंग सेक्शन में आपको पैसेज दिया गया है और इस पैसेज को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। आपको पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्वेश्चन के बाद पैसेज में आने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके आंसर कैसे लिखना है। हमेशा याद रखेंगे इस पैसेज में सबसे पहले आपको पहले का आंसर मिलेगा, फिर दूसरे का आंसर, फिर तीसरे का आंसर मिलेगा और चौथे का आंसर मिलेगा आपको इन तीनों के बीच में। इसका रीज़न ये होता है कि
ये जो चौथा होता है ये आप नाउन प्रोनाउन भी पूछ लेता है, या एडजेक्टिव पूछ लेगा, या सिनोनिम पूछ लेगा, है ना, या तो एंटोनिम पूछ लेगा, तो इन में से कुछ भी पूछ सकता है। तो इस हिसाब से चौथा जो होता है 1 नंबर का होता है, बाकी ये सभी 2-2 नंबर के होते हैं। तो आपके 2-2 नंबर लिखने होते हैं, तो लिखेंगे कैसे? तो पहले आपको पहला मिलेगा, फिर दूसरा मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा। इस हिसाब से यहाँ पे पैसेज के आंसर मिल जाते हैं, आप लिख दीजिए, आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पर 7 सेट पढ़ाया हूँ, ये 7वां सेट है, अंतिम सेट है। लगभग हर सेट में मैंने ये बात बताई हुई है, मुझे जहाँ तक पता है हर सेट में मैं ये बात बताता हूँ, क्योंकि आप कोई भी सेट गलती से कभी ओपन कर लिए तो आपको पता चल जाए कि पैसेज कैसे करने हैं, ये 7 नंबर 6 नंबर कैसे पाएँ। चलिए, सबसे पहले हमारा काम है पैसेज को पढ़ना, सॉरी क्वेश्चन को पढ़ना, पैसेज नहीं बल्कि क्वेश्चन को पढ़ना। पहला कह रहा है व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड। कहा जा रहा है कि असली आदमी की खोज कब होती है, रियल मैन कब खोजा गया। तो अब आप आइए पैसेज में। मैंने कहा कि पैसेज में पहले का आंसर मिलेगा, तो इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। अ मैन ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ से एक लाइन और बढ़ा दीजिए, क्योंकि 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट फुल स्टॉप ढूंढ लीजिए, यहाँ तक है। तो अब आपका ये पहले का आंसर हो गया। देखिए कितनी आसानी से मिल गया, पहले का आंसर मिल गया। अब बारी है दूसरे के आंसर की। दूसरे के आंसर कैसे मिलेगा, चलिए दूसरे आंसर में भी आते हैं। दूसरे का आंसर, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हु हेल्प्स द पुअर एंड द नीडी। मतलब ये कहा जा रहा है गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कौन करता है। अगर आपको इसका हिंदी नहीं पता चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप पैसेज में हु हेल्प्स द पुअर एंड नीडी, तो यहाँ पर कौन है जो पुअर गरीब और निडी की जरूरत मदद करता है। तो यहाँ आप देखिए पुअर एंड द निडी है, तो यहीं से आप लिखना स्टार्ट करिए कि इन टाइम ऑफ वर्सिटी सच पीपल से लेके ये पूरा यहाँ तक लिख दीजिए। एक लाइन और बढ़ा दीजिए क्योंकि 2 नंबर आपको लेने हैं, तो यहाँ तक लिख दीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मिल गया। देखिए आपको पहले फर्स्ट का आंसर मिला, फिर सेकंड का, अब किसकी बारी है, अब तीसरा नंबर मिलेगा, 100% मिलेगा। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है सी में कि व्हाट डू इन आवर प्रॉस्पेरस डेज। कह रहा है कि हम अपने समृद्ध दिनों में क्या करते थे, क्या करते थे, वहीं आपको देखना है। देख लेते हैं क्या करते थे। आते हैं सीधे पैसेज में। ये देखिए आपका रहा पैसेज। पैसेज में क्या करते थे, वी स्लीप, हम सोते थे, इंजॉय करते थे, इन द डे ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर। अब पूरा यहाँ से यहाँ तक आंसर लिख दीजिए, और ये आपका हो गया तीसरा। तो इस तरीके से आपने देखा पैसेज की आसान हल करना कितना आसान होता है, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। 6 नंबर आपके मिल जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप राइटिंग अच्छे से बना के लिख दिए। अब बातें आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। अब आप कहेंगे कि सर आप ये बताइए कि आपने तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है एक ही लाइन में, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लिखा हुआ है तो आप भी लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। आपको लिखने आता है आंसर अच्छे से, प्रॉपर्ली पैसेज पढ़ के लिख दीजिए। आप अपना टाइम खराब करेंगे, नंबर उतना ही मिलने वाला है। तो ये मैंने लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा अगर आपको समझ में आए तो, नहीं तो जैसे मैंने बताया पैसेज को आपको बस वैसे ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए और ये बी और ये सी, तीनों का मैंने आंसर बता दिया है। आप पॉज करके पढ़ लीजिए क्या लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, डी की तरफ। जो यहाँ पर देखिए विच वर्ड इज द पैसेज अपोजिट। देखिए अपोजिट हमेशा सिनोनीम और एंटोनीम ही पूछता है, तो आप सिनोनीम एंटोनीम के लिए तैयार रहें। सेल्फिश का अपोजिट पैसेज में क्या कहा जाए, सेल्फिश का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेल्फलेस हो जाएगा, जो पैसेज में दिया गया है। वर्चुअस ऑफ सेल्फलेस सर्विस, ये शब्द आया है तो यहाँ पे सेल्फलेस जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपका यहाँ पे नंबर कट जाए, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको वर्ड्स भी मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो पार्ट आता है राइटिंग सेक्शन का। अब यहाँ पर रीडिंग कंप्लीट हो गया, पैसेज आपने पढ़ लिया, पैसेज के क्वेश्चन भी कर लिया आपने। अब बात आती है राइटिंग की। राइटिंग में आपको एक लेटर लिखना होता है, या तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है। आप या तो एक लेटर लिखिए या तो एक एप्लीकेशन लिखिए, दोनों में से कोई एक ही लिखना है। ध्यान रखना है दोनों नहीं लिखना है। दोनों में देखिए पहला क्या लिख रहा है, लेकिन मैं आपको दोनों बताऊंगा। पहला क्या है, राइट अ लेटर, अपने माँ को एक पत्र लिखें। टू योर मदर इन्फॉर्मिंग हर अबाउट योर अराइवल एंड सेलिब्रेशन ऑफ योर बर्थडे एट होम विथ योर मदर। अपनी माता जी को एक पत्र लिखें जिनमें उन्हें अपने आगमन और घर की अपनी माँ के साथ अपना जन्मदिन मनाने की जानकारी दी गई हो। या तो आप एक एप्लीकेशन लिखिए अपने प्रिंसिपल को, योर कॉलेज टू प्रोवाइड बेटर गेम्स एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। कभी इंग्लिश की क्लासेस के लिए बेटर पूछता है, तो कभी गार्डन के विषय में अच्छे से कहता है कि बेटर क्वालिटी के लिए। तो आज क्या कह रहा है, अब बेटर से फैसिलिटीज़ के लिए लिखिए कि गेम और स्पोर्ट्स। तो अपने प्रिंसिपल को बेहतर
जो है गेम्स और स्पोर्ट्स सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, एक एप्लीकेशन लिखिए। चलिए दोनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमारा काम है क्या लिखना, लेटर, एक लेटर लिखना है। लेटर में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे जो है एड्रेस, एड्रेस के बाद आप लिखेंगे डेट, ठीक है, डेट के बाद आप माय डियर, मतलब ये क्या है, ये तो एप्लीकेशन है ना, नहीं ठीक है लेटर है, तो माता जी को लेटर लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखिए, तो आई एम वेरी हैप्पी इन्फॉर्म यू दैट आई विल बी अराइविंग होम ऑन द इवनिंग 15 सितंबर। आई हैव टेकन अ फ्यू डेज लीव फ्रॉम स्कूल। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मुझे आपको यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैं 15 सितंबर की शाम को घर पहुंच जाऊंगा। मैंने स्कूल से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली है। माई बर्थडे फॉल्स on 16 September and this year I wish to celebrate it home with you. I have invited some of my friends as well. We will decorate the house, cut the cake and arrange some games and music. मेरा जन्मदिन 16 सितंबर को है और इस साल मैं आपके दोस्त घर पर ही मनाना चाहती हूँ। मैंने अपने कुछ दोस्तों को भी बुलाया है। हम घर पर सजाएंगे, घर को सजाएंगे, केक काटेंगे और कुछ खेल संगति का भी आयोजन करेंगे। तो प्लीज़ डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, किसी बात की चिंता ना करें। आई विल ब्रिंग सम थिंग्स फ्रॉम हियर द नीडेड फॉर द सेलिब्रेशन। गिव माई रिगार्ड द फादर एंड लॉट्स ऑफ लव माई यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। कृपया किसी बात की चिंता ना करें, मैं यहाँ से जो भी चीज़ें हैं ज़रूरत की वो मैं ले आऊँगा, और पिताजी को मेरा प्रणाम करिए और मेरे छोटे भाई और मेरे बहन को ढेर सारी प्यार। तो आई एम ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं आपसे शीघ्र ही मिलने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये आपका योर लवलिंग XYZ आप लिख दीजिए, आप या तो आप अपना नाम लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप एक लेटर लिखेंगे, या तो आप लिखिए एक एप्लीकेशन अपने प्रिंसिपल को। अब जब आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो क्या वो एप्लीकेशन बड़ा होना चाहिए तभी आपको नंबर मिलेगा, या छोटा होना चाहिए तब नंबर मिलेगा? देखिए क्या है, एप्लीकेशन जो है कम से कम आप 50 वर्ड में लिखिए तो आपको नंबर मिलता है। अब देखिए एप्लीकेशन जब आप लिख रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी चाहिए आपको। पहले आप 2 लिखिए, लाइन सीधी रखनी है, लाइन ये आपको डगमगाना नहीं, ये लाइन हमेशा सीधी ही रखनी है। लाइन सीधे रखेंगे तो सही रहेगा, नंबर कटने के चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है। पहले 2 और द प्रिंसिपल योर कॉलेज नेम, अपना कॉलेज का नेम लिखिए, कौन सी सिटी से हैं, एक स्पेस दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट क्या है, बेटर गेम्स और स्पोर्ट्स फैसिलिटी के बारे में। रिस्पेक्टेड सर मैडम दोनों लिखिए, कॉमा लगाना ना भूलें। अब क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे मैं आपके छात्र हूँ और इस क्लास का हूँ, इस साल से हूँ, एंड आई एम राइटिंग टू ड्रा योर अटेंशन द स्पोर्ट एंड गेम फैसिलिटी ऑन योर कॉलेज। तो इस तरीके से आप लिखिए कि हमारे कॉलेज में जो उपलब्ध खेल कूद की सुविधाएं हैं वो आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूँ कि हालांकि मेरा कॉलेज शैक्षणिक काम को प्रोत्साहित करना है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि खेल कूद की सुविधाएं हैं वो पर्याप्त नहीं है ना, और खेल का जो मैदान वो भी छोटा है। छात्रों के अभ्यास के लिए और जो प्रतियोगिता होती है उसके लिए भाग लेने के लिए भी उचित उपकरण का जो है अभाव है, चीज़ें नहीं। आगे लिखेंगे गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर इसेंशियल फॉर द फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब ये कहा जा रहा है कि खेल कूद छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। बेहतर सुविधाएं अधिक छात्रों को सक्रिय रूप से भाग लेने में जो है प्रतियोगिता में भाग लेने में सक्रिय रूप से कॉलेज का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रेरित करेगी। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं आई देयरफॉर, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया बेहतर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, इंक्लूडिंग अ प्रॉपर प्लेग्राउंड का इंस्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर बनाएं, नेसेसरी इक्विपमेंट्स लाएं, एंड कोचिंग फैसिलिटीज़ और कोचिंग रखें, कोचिंग जैसा एक माहौल बनाएं। दिस विल बी ग्रेटली हेल्प स्टूडेंट मेंटेनिंग गुड हेल्थ, और ये जो होगा वो बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटली हेल्थ दोनों को ग्रोथ करेगा, एंड एक्सेलिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और यह जो भी गतिविधियां हैं उसके प्रदर्शन में बहुत मदद मिलेंगी। थैंक यू लिखिए, योर फेथफुली लिखिए, अपना नाम लिखिए या XYZ लिख दीजिए, अपना क्लास लिखिए, ईयर लिखिए और डेट लिख दीजिए। इस तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये डेट उठाकर आप इस डेट को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इतने लेटर आप लोग कर चुके हैं कि आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके से लेटर लिखना है, कितना लिखना है, ठीक। अब क्या करना है, आपको एक रिपोर्ट लिखना है या तो आप एक आर्टिकल लिखिए, दोनों में से कोई एक ही लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है 80 से 100 वर्ड में लिखना है, दोनों में से चाहे कुछ लिखिए। हिंट आपको दोनों में दिए गए हैं। यहाँ पर क्या लिखना है
प्लांटेशन ऑफ ट्रीज बाय साइड ऑफ द रोड, इसके विषय में आपको हेडिंग दिया गया है कि टाइप ऑफ ट्रीज, कौन कौन से ट्री लगाए जाएंगे, दियर यूजफुलनेस, क्या क्या उनके यूजफुल हैं, पॉल्यूशंस फ्री इन्वायरमेंट हो जाएगा किस तरीके से, सेट टू पेडेस्ट्रियन, जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए छाया मिलेगी, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स, और फ्रूट्स भी मिलेंगे। या तो आप लिखिए अ मैरिज पार्टी में जाते हैं अपने एल्डर ब्रदर के, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि बियर इन माइंड फॉलोइंग पॉइंट, ये पॉइंट रखिए कि टाइम क्या है, प्लेस क्या है, कहाँ पे हो रहा है, हुज मैरिज किसका है, सेलिब्रेशन किस तरीके से मनाया गया, और आपका इंप्रेशन कैसा रहा उस मैरिज में। दोनों पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले एक रिपोर्ट लिखते हैं, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, मतलब सड़क के दोनों तरफ प्लांट लगाए जा रहे हैं, उसके विषय में हम लोग पहले लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे कि प्लांटेशन ट्री अलॉन्ग द ट्री साइड्स ऑफ द रोड इज़ वेरी बेनिफिशियल। यहाँ पे ये कहा जा रहा है सड़कों के किनारे पेड़ लगाना बहुत लाभदायक होता है। कॉमनली प्लांटेड ट्रीज इंक्लूडिंग नीम, पीपल, मैंगो एंड बनियान, और सामान्यतः आमतौर पर लगाए जाने वाले जो पेड़ होते हैं वो नीम होते हैं, पीपल होते हैं, आम होते हैं, बरगद होते हैं, ये सब होते हैं। ये पेड़ क्या करते हैं, राहगीरों को छाया देती हैं। वह चीज़ है कि दिस ट्रीज प्रोवाइड शेड टू पेडेस्ट्रियन, ठीक है, उनको छाया प्रदान करती है, और रिड्यूस द हैरेसनेस ऑफ सनलाइट, मतलब कि सनलाइट को भी कम करती हैं बहुत ही ज़्यादा। आगे क्या है, दे हेल्प इन द कंट्रोलिंग पोल्यूशन बाय एब्जॉर्बिंग हार्मफुल गैसेस एंड डस्ट, दस कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी, ठीक है। और आगे क्या कहा जा रहा है, और आगे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये जो पेड़ होते हैं ये हानिकारक गैसों को और जो भी धूल डस्ट उड़ते हैं उनको सोखकर प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे पर्यावरण स्वस्थ रहता है। आम, अमरूद, जामुन जैसे फलदार पेड़ भी आसपास के निवासियों को ताज़ा फल प्रदान करते हैं। और मोर एवर इसके अलावा रोड साइड ट्रीज इनहेंस द ब्यूटी ऑफ द एरिया ऑफ द प्रमोट अ ग्रीन पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, मतलब ये कहा जा रहा है कि सड़क के किनारे लगे पेड़ की जो होती है क्षेत्र की सुंदरता को भी बढ़ाते हैं, हरे भरे प्रदूषण मुक्त वातावरण को बढ़ाते हैं। देयरफॉर इसलिए ट्री प्लांटेशन अलॉन्ग रोड्स शुड बी इनकरेज्ड फॉर वेल बीइंग सोसाइटी, इसलिए समाज की भलाई के लिए सड़कों के किनारे वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। या तो आप क्या करेंगे, एक मैरिज पार्टी में आप जा रहे हैं अपने एल्डर ब्रदर के, और उस शादी के विषय में आपको लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसी बात पे आपको हेडिंग बताया गया था कि आपको किस मतलब समय क्या है, स्थान क्या है, किसकी शादी है, और कौन सा सेलिब्रेशन किया गया, कैसे कैसे किया गया, और उस शादी के विषय में आपकी क्या राय है, उसी के विषय में हम लोग बात करेंगे। तो कहा जा रहा है कि लास्ट मंथ माई एल्डर ब्रदर गॉट मैरिड एट आवर होम इन बतियारपुर। कहा जा रहा है कि पिछले महीने मेरे बड़े भाई की शादी बटियारपुर स्थित हमारे घर पर हुई। शाम को शादी समारोह हुआ और हमारे घर को फूलों और रोशनियों की खूबसूरती से सजाया गया। द वेडिंग सेरेमनी वॉज हेल्ड इन द इवनिंग एंड आवर हाउस वॉज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड विद फ्लावर्स एंड लाइट्स। रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स फ्रॉम नियर एंड अटेंडेड द सेलिब्रेशन। जो हमारे रिलेटिव थे, रिश्तेदार थे, और जो दूर दूर के दोस्त रिश्तेदार थे, इस समारोह में शामिल हुए। देयर वॉज ट्रेडिशनल म्यूजिक, डिलीशियस फूड एंड लाइवली डांसिंग विच मेड द एटमॉस्फेयर वेरी जॉयफुल। पारंपरिक संगीत हुआ, स्वादिष्ट भोजन वितरित किया गया और नृत्य हुआ। तो इस सब चीज़ों ने माहौल को बेहद खुशनुमा बना दिया। एवरीवन लुक्ड हैप्पी एंड माई ब्रदर एंड हिज ब्राइड लुक्ड चार्मिंग टुगेदर, है ना, मतलब सभी लोग बहुत खुश दिख रहे थे और मेरे भाई और उनकी जो दुल्हन है साथ में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाई द ग्रैंड अरेंजमेंट एंड द वार्मथ ऑफ आवर गेस्ट। इट वॉज ट्रूली अ मेमोरेबल एंड डिलाइटफुल ओकेजन फॉर आवर फैमिली। मतलब इस भव्य व्यवस्था और मेहमानों के जो गर्मजोशी थी उसमें स्वागत से बहुत ही अधिक प्रभावित हुआ। यह हमारे परिवार के लिए वाकई एक यादगार और आनंददायक अवसर था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो है 3 जो है कंप्लीट होता है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका क्या है, ये आपका इसमें ABCD 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और चारों क्वेश्चन को देखना है। सबसे पहले ए को देखिए, कह रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करिए।
द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसे आप असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें असर्टिव के सभी रूल्स लगाएंगे। सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देना है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को दैट में चेंज कर देना है। बाकी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ का टेंस नहीं बदलता है, इसलिए आप बस क्या करेंगे, रामू सेड टू को टोल्ड में, हिज फ्रेंड कॉमा इनवर्टेड कॉमा को दैट में, दैट, बाकी जैसे लिखा हुआ है द सन सेट्स इन द वेस्ट वैसे लिख दीजिए, द इनडायरेक्ट बन गया। बहुत ही आसान होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का बी, कह रहा है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ही टुक हिज सन्स, ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी है तो या तो द हॉस्पिटल को भी ले सकते हैं, लेकिन पहले आप हिज सन को ले लीजिए, हिज सन। टुक जो है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मतलब इसका जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो वॉज या वर लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या है, हिज सन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वॉज लगा। टुक का थर्ड फॉर्म टेकन हो गया। टू द हॉस्पिटल आप लिख दीजिए, बाय लगाकर ही को या लास्ट में लिख देंगे हिम। इस तरीके से आपका पैसिव भी बन जाएगा। आगे है पंक्चुएट द सेंटेंस, सेंटेंस को पंक्चुएट करना है। तो कभी भी सेंटेंस का पहला लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, इसलिए ये कैपिटल है। रीता सेड टू रीना, ये नेम है, इसका भी पहला लेटर कैपिटल, नेम का भी पहला लेटर कैपिटल होता है। कामा इन्वर्टेड कामा आपने लगाया, उसके बाद विल, इन्वर्टेड कामा का जो पहला लेटर होता है वो भी हमेशा कैपिटल होता है, इसे विल भी कैपिटल में है। बाकी सब कॉपी पेस्ट आप कर रहे हैं। सीला में भी एस कैपिटल में रहेगा और नोब में भी ये जो एन है कैपिटल में रहेगा। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, नोटेड कामा को ऑफ कर देंगे। इस तरीके से आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 का डी, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन। ध्यान से इसको समझिए। पहले लिखा गया है मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध है। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा कि मन और शरीर लिख दें क्या, ऐसा कुछ है ना, माइंड एंड बॉडी लिख दें क्या, तो ऐसा नहीं है। आप दियर से यूज करिए। दियर इज अ क्लोज कनेक्शन, क्लोज कनेक्शन मतलब होता है घनिष्ठ संबंध। दियर इज अ क्लोज कनेक्शन किसके किसके बीच में, मनुष्य मन और शरीर में, बिटवीन माइंड एंड बॉडी। ठीक है। स्वस्थ, ये स्वस्थ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्वस्थ, थोड़ा थोड़ा ये हो जाता है कभी। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, मतलब इन अ हेल्दी बॉडी द माइंड रिमेन्स हेल्दी। आगे है विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। चाहिए मतलब शुड, विद्यार्थियों को चाहिए, विद्यार्थियों को मतलब स्टूडेंट्स, चाहिए मतलब शुड। क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, टेक केयर ऑफ, किसका, अपने स्वास्थ्य का, दियर हेल्थ। देखिए कितनी आसानी से बन गया। तभी वे, ओनली देन, क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, कैन दे स्टडी अटेंटिवली। ये आपका हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ से स्टार्ट होगा लिटरेचर। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर देना है और इसको ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ए और बी दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए में भी दो क्वेश्चन होते हैं, बी में भी दो क्वेश्चन होते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक ही करना होता है, इन दोनों में से कोई एक ही करना होता है, लेकिन मैं सभी के आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में ए दिया है, ए में 2 दिया, या तो ये वाला क्वेश्चन आंसर दीजिए या तो इसका आंसर दीजिए, दोनों में से कोई एक। व्हाट वर लैंचो फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, जब अगले दिन ओला गिरना बंद हो गया तो लैंचो की भावनाएं क्या थी, या तो इसका आंसर दीजिए कि वाई अकॉर्डिंग टू मंडेला ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, मंडेला के अनुसार ऑपरेसर को क्यों मुक्त किया जाना चाहिए। तो देखिए दोनों का आंसर देखते हैं। 30 to 40 वर्ड्स में लिखना है, ये चीज ध्यान रखना है, 30 से 40 शब्दों में लिखना है। तो ये छोटे छोटे आंसर होते हैं। लेंचो फेल्ट अ मिक्सचर ऑफ होप एंड एंग्जाइटी, लेंचो जो था वो आशा और चिंता में मिला जुला उसके एहसास था। तो हालांकि the storm had ended, the worried about the damage to his crops, he still believed firmly that God would help him, showing his strong faith and optimism। मतलब ये कि तूफान जो है थम चुका था, फिर भी उसे अपनी फसलों के नुकसान की बहुत ही ज़्यादा चिंता थी। उसे अब भी पूरा विश्वास था कि ईश्वर उसकी मदद करेगा, जिससे उसकी दृढ़ आस्था और आशावादिता का पता चलता है। दूसरा क्वेश्चन था कि मंडेला के अनुसार ऑपरेसर जो है उसको क्यों मुक्त किया जाना चाहिए। तो मंडेला बिलीव दैट ऑपरेसर आर आल्सो ट्रैप्ड इन अ सिस्टम ऑफ इनजस्टिस, टू अचीव ट्रू फ्रीडम एंड पीस बोथ द ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर्स मस्ट बी लिबरेटेड, बाकिंग द साइकिल ऑफ हेट्रेड एंड इनेबलिंग रिकॉन्सिलिएशन एंड इक्वलिटी।
मंडेला का मानना था कि उत्पीड़क जो ऑपरेसर हैं उनका भी अन्याय की व्यवस्था में फंसे हुए हैं। सच्ची आज़ादी और शांति पाने के लिए उत्पीड़ितों और उत्पीड़कों दोनों को आज़ाद होना है। मतलब किसको किसको? ऑप्रेस्ड और ऑपरेसर दोनों को आज़ाद होना होगा। नफरत के चक्र को तोड़ना होगा और मेल मिलाप और समानता को बढ़ावा देना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी है, इसमें एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट वर एनीज फीलिंग अबाउट हैविंग अ डायरी। डायरी रखने के बारे में एनी की क्या भावनाएं थी। या तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए या तो आप दीजिए व्हाट डिड वल्ली नॉट लाइक टू बी कॉल्ड अ चाइल्ड। वल्ली को बच्चा कहलाना क्यों पसंद नहीं था। देखिए तो यहाँ पर है कि पहले क्वेश्चन का आंसर कि डायरी रखने में क्या भावनाएं थी, तो वहाँ पे था कि एनी फेल्ट डिलाइटेड एंड कंफर्ट बाय हर डायरी, सी कंसिडर्ड इट अ ट्रू फ्रेंड विथ whom he could share her thoughts, feelings and secrets, freely helping her cope with her loneliness emotions। मतलब डायरी रखने के बारे में एनी की भावनाएं क्या थी कि एनी अपनी डायरी पढ़कर बहुत खुश और सुकून महसूस करती थी। वह इसे एक सच्चा दोस्त मानती थी जिसके साथ वह अपने विचार, भावनाएं और राज खुलकर साझा करती थी, जिससे वे अपने अकेलेपन और भावनाओं से निपटने में मदद उनको मिलती थी। दूसरा है कि वल्ली डिसलाइक बीइंग कॉल्ड अ चाइल्ड बिकॉज शी वांटेड टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड इंडिपेंडेंस। She felt that the term and made her seem small and powerless while she was curious, responsible and capable making up decisions। वल्ली को बच्चा कहलाना इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि वह चाहती थी कि उसका सम्मान और आज़ादी से पेश आए सभी लोग। उसे लगता था कि यह शब्द उससे छोटा और शक्तिहीन बनाता है। अगर उससे कोई बच्चा बुलाता है तो उसे लगता है कि वो छोटा उसे फील करा रहा है, तो जबकि जिज्ञासु और जिम्मेदार होने और निर्णय लेने में वो सक्षम थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि एनी वन आपको करना है 60 वर्ड में लिखना है, चाहे तो आप ए करिए चाहे तो बी करिए। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन नटालिया एंड लोमोव। नटालिया और लोमोव के बीच में क्या विवाद का मुद्दा क्या है। या तो आप इसका जवाब दीजिए व्हाट वाज द कॉज ऑफ द किसा गौतमी सैडनेस, व्हाट लेसन डिड ही लर्न इन द एंड। किसा गौतमी को उदासी का कारण क्या था, आखिरकार उसने क्या सबक सीखा। चलिए अब यहाँ पे देखिए समझते हैं। पहले का आंसर देख लेते हैं कि नटालिया एंड लोमोव कंट्रोवर्सी, क्या कंट्रोवर्सी था, क्या विवाद था। नटालिया, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे जो लिखा हुआ है। नतालिया और लोमोव के बीच विवाद का जो मुख्य मुद्दा था वो ऑक्सन मीडोज था। क्या था? ऑक्सन मीडोज। ये मेन मुद्दा यही था। ये एक जमीन के टुकड़े के स्वामित्व को लेकर था। एक जमीन का टुकड़ा था, उसको लेकर ही कौन उसका मालिक बनेगा ऐसा करके था। तो लोमोव का तर्क था कि वह जमीन उसकी है, जबकि नटालिया का दावा था कि वह उसकी है। तो उसकी जो जिद, घमंड और बढ़ा चढ़ाकर बात कहने की प्रवृत्ति के कारण उनका झगड़ा बढ़ता गया और एक मामूली विवाद गर्मा गर्म और हास्यास्पद झगड़े में बदल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि किसा गौतमी सैडनेस एंड लेसन, किसा गौतमी का क्यों उदास थी और उन्होंने क्या सबक सीखा। तो किसा गौतमी वॉज डीपली सैडनेड बाय द डेथ ऑफ हर ओनली चाइल्ड, कुड नॉट एक्सेप्ट हिज लॉस, सीइंग अ क्योर अप्रोच द बुद्धा who asked her find a mustard seed from the home and untouched death. She failed, realizing that the universal and ultimately she learned to the accept impermanence and the inevitability of loss। किसा गौतमी अपने इकलौते बच्चे की मृत्यु से बहुत दुखी थी और उन्होंने उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उपचार की तलाश में वह बुद्ध के पास गई, जिन्होंने उन्हें मृत्यु के ऐसे घर से मतलब सरसों का दाना लाने के लिए कहा कि जिस घर में आज तक एक भी मृत्यु ना हुई हो उस घर से सरसों का दाना लाइए। वह असफल रही क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि मृत्यु जो है वो यूनिवर्सल है, सर्वव्यापी है। मृत्यु होना तय है, जो आया है वो जाएगा। और अंत में अल्टीमेटली उन्होंने मृत्यु को जो है अनिवार्यता को स्वीकार करना सीख लिया। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है या तो आप ये बताइए कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज अमांडा लाइक टू लिव। अमांडा किस तरीके का जीवन जीना पसंद करती है। या तो आप एक 4 लाइन की कविता लिखिए और वो आपके सिलेबस से होना चाहिए। दूसरी चीज़ की डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन द क्वेश्चन पेपर, आपको क्वेश्चन पेपर से नहीं होना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि आपको नहीं आता है, पोयम लर्न नहीं है और ये ऊपर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो क्या करें।
तो करना क्या है, आपके बुक पेपर में पोयम दिया गया है 1 2 3 4 इस तरीके से लाइन करके 4 लाइन की कविता वहाँ से दी गई है, उसको उठाइए और अपने पेपर में 4 3 2 1 की कैटेगरी से इस तरीके से लिख दीजिए। ठीक है, अपने बुक में, अपने कॉपी में। तो इस तरीके से आपका नंबर जो है कटेगा नहीं, आपका पोयम भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे चलिए दोनों का आंसर एक करके देख लेते हैं, दोनों में से कोई एक ही करना है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अमांडा किस तरीके का जीवन चाहती थी। देखिए टेंसी विलियम्स का जो नाटक है द ग्लास मेनागरी की जो अमांडा है वो रोमांस, आकर्षण और शान से भरपूर जीवन जीना पसंद करती है। वो सामाजिक समारोहों में, पार्टियों में और सभ्य व्यवहार का आनंद लेती हैं और अक्सर अपनी बीती जवानी और अपने शुरुआती दिनों की शालीनता के सपने देखती रहती है। यही बात कहा गया है अमांडा फ्रॉम द प्ले द ग्लास, यहाँ पे लिखा है द ग्लास मेनागरी बाय टेनेसी विलियम्स like to live a life full of the romance, charms and the elegance. She enjoyed a life of social gatherings, parties and gentle manners, often dreaming of her past youth and the sophistication of her earlier days. ठीक है, या तो आप 4 लाइन की कविता लिखिए, ये मैंने आपको 4 लाइन की कविता लिख दी है ना। द रोड नॉट टेकन चैप्टर से है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। तो ये आप अपने हिसाब से कोई भी कविता लिख सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि यहीं पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपको कहा जाएगा कि सेंट्रल आइडिया लिखिए। सेंट्रल आइडिया 40 से 50 वर्ड्स में लिखना होता है। 3 आपको दिए गए, तीनों में से कोई एक ही लिखना होता है और ये जो तीनों दिए गए हैं ये रिपीट हो चुके हैं, मतलब सेट 1 से 6 तक पढ़ते आ रहे हैं, तो ये तीनों 2-2 बार रिपीट हो चुके हैं। तो इस सेट में मैं इसके सिर्फ अर्थ को बता दूंगा, मैंने लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसको अच्छे से पढ़ना है सेट 1 से पढ़िए। अब इतना तो काम कर ही सकते हैं अगर आप सेट 7 पे आए हैं तो। ठीक है, चलिए सबसे पहले अब तीनों में से कोई एक करना है, लेकिन मैं आपको तीनों बताऊंगा, तीनों का अर्थ बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। तो पहले फायर एंड आइस क्या है। देखिए ये जो पोयम है मानवीय भावनाओं की विनाशकारी क्षमता की पड़ताल करती है। द पोयम एक्सप्लोर्स द डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन इमोशंस। फायर सिम्बोलाइज्ड डिजायर एंड आइस रिप्रेजेंट हैट्रेड। फायर जो है वो इच्छा का प्रतीक है, डिजायर का प्रतीक है, और जो बर्फ है आइस है वो हैट्रेड मतलब घृणा, नफरत का प्रतीक है। The poet reflects on how both can lead to the end of the world, emphasizing the power of human feeling in shaping the fate of humanity. पोएट इस बात पर विचार करता है कि कैसे दोनों मिलकर दुनिया के अंत का कारण बन सकते हैं और मानवता भाग्य को आकार देने में मानवीय भावनाओं की शक्ति पर जोर देता है। डस्ट ऑफ स्नो द पीपल शो हाउ अ स्मॉल सिंपल एक्ट नेचर लाइक स्नो फॉलिंग ऑन अ ट्री कैन चेंज a person's mood. It highlights the uplifting power of the nature and how even minor events can bring happiness and relief from sorrow और gloom। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कभी ये बताता है कि कैसे प्रकृति का एक छोटा सा साधारण सा कार्य, जैसे कि पेड़ पर बर्फ गिरना, किसी व्यक्ति का मूड बदल सकता है। तो यह प्रकृति उत्थानकारी शक्ति पर प्रकाश डालती है और बताती है कैसे छोटी छोटी घटनाएं खुशी ला सकती हैं और दुख या उदासी से राहत दिला सकती हैं। नेक्स्ट जो आपका सेंट्रल आइडिया लिखना है और टाइगर इन द जू है। द पोएट हाईलाइट्स द कंट्रास्ट बिटवीन द टाइगर्स नेचुरल वाइल्ड लाइफ एंड इट्स लाइफ इन कैप्टिविटी। इट कॉन्वेज द टाइगर्स सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन and loss of freedom, reflecting on how confinement can strip beings of their natural vitality and dignity। यह कविता टाइगर के प्राकृतिक वन्य जीवन और कैद में जीवन, इन दोनों के बीच में अंतर दिखाती है। मतलब जो एक जंगल का टाइगर रहता है वो कैसे रहता है और एक जो पिंजरे में चिड़ियाघर में एक टाइगर रहता है वो कैसे रहता है, तो उसके बीच के अंतर को उजागर करती है। यह टाइगर की उदासी, हताशा और स्वतंत्रता के नुकसान को व्यक्त करती है। किस तरीके से टाइगर जो जू में रहता है वो हताश में रहता है, स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है उसको और उदास रहता है। इसी के अपोजिट जो कैद से बाहर रहता है वो हमेशा खुश रहता है, दौड़ता है और अपने अनुसार स्वतंत्रता रूप से जो भी इसको काम रहता है वो अपना करता है। और ये चीज़ें दर्शाती हैं कि कैसे कैद में रहने से उसकी प्राकृतिक जो जीवंतता होती है ना, नेचुरल विटेलिटी जो होती है वो और उसकी जो गरिमा होती है कैसे छीन जाती है। तो इस तरीके से आपने सेंट्रल आइडिया लिखा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें से आपको किसी एक का आंसर देना है। 30 से 40 वर्ड लिखने हैं। क्वेश्चन है व्हाई डिड भोली डिनाई मैरी दिसंबर।
मतलब कि भोली ने बिशंबर से शादी करने से मना क्यों किया। और व्हाट डिड काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वॉज, हरी सिंह कैसा चोर था। दोनों के आंसर को देखते हैं 30 से 40 वर्ड में, आपको एग्जाम में कोई एक ही करना है। तो वाई डिड भोली डिनाई टू मैरी बिशंबर, क्यों मना की, क्योंकि वह बदतमीज और लालची था, इल मैनर्ड था, ग्रीडी था, लालची था, इसीलिए मना कर दी। She did not want to live a life of unhappiness and majorly with the someone who lacked respect and good qualities, choosing her dignity over forced marriage. वो ऐसे व्यक्ति के साथ दुख और तकलीफ का जीवन जीना नहीं चाहते थे जिसमें सम्मान और अच्छे गुणों का अभाव हो, इसलिए जबरदस्ती शादी करने के बजाय अपनी गरिमा को चुना। दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट काइंड ऑफ थीफ वाज हरी सिंह, हरी सिंह किस तरीके का चोर था। हरी सिंह एक बहुत ही चालाक और सतर्क चोर था, अ क्लेवर एंड कॉशियस थीफ था। ही नेवर टोल्ड रेकलेसली एंड प्लान्ड हिज थेफ्ट केयरफुली, उसने कभी भी लापरवाही से चोरी नहीं किया और न करता था, और अपनी चोरी को योजना से बहुत ही सोच समझ कर, जो बहुत सोच समझ के चोरी करता था। शोइंग स्किल एंड स्ट्रेटजी देयर रेदर देन रेकलेसनेस, लापरवाही की बजाय वो कुशलता और रणनीति दिखाता था, भले उसे टाइम लग जाए लेकिन वो चोरी करके रहता था और बेहतरीन चोरी करता था, इस तरीके से बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें से आपको कोई एक ही क्वेश्चन करना है, 60 वर्ड में लिखना है, लेकिन मैं आपको ए और बी दोनों का आंसर बताऊंगा, लेकिन आपको एक ही करना है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट रोल डिड टीचर प्ले इन भोलीज लाइफ। मतलब ये कहा जा रहा है कि भोली के जीवन में जो टीचर है उसकी क्या भूमिका थी। मटिल्डा का एक चरित्र चित्र लिखने के लिए कहा जा रहा है, दोनों में से एक लिखना है, दोनों का आंसर देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है भोली के जीवन में शिक्षक की क्या भूमिका थी। तो द टीचर प्लेड अ क्रूशियल रोल इन भोलीज लाइफ, शी रिकग्नाइज्ड भोली पोटेंशियल डिस्पाइट हर लुक्स एंड timid नेचर, encouraging her to speak confidently. The teacher helped Bholi gain self-respect and courage. She guided her to stand against the social injustice, ultimately empowering Bholi to refuse an unsuitable marriage and arrest her dignity. assert, माफ करिएगा, assert लिखा है, assert her dignity। मतलब ये कहा जा रहा है कि भोली के जीवन में जो इसके शिक्षिका टीचर थे वो उनकी बहुत ही अहम भूमिका रही। उन्होंने भोली के रूप रंग और शर्मीले स्वभाव के बावजूद उनकी क्षमता को पहचाना, कॉन्फिडेंस में लाया और आत्मविश्वास से बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। टीचर ने भोली को सम्मान और साहस दिया। उन्होंने सामाजिक अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए मार्गदर्शन दिया और अल्टीमेटली भोली को एक अनुपयुक्त विवाह को अस्वीकार करने और अपनी गरिमा को रक्षा करने के लिए शक्ति प्रदान मिली। ठीक है। करेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। मटिल्डा का करेक्टर क्या है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से कि मटिल्डा एक आकर्षक लेकिन वो डिससेटिस्फाइड वुमेन है, मतलब है चार्मिंग है ना, लेकिन वो डिससेटिस्फाइड है, वो संतुष्ट नहीं है और हमसे असंतुष्ट रहती है। हु लॉन्ग्स फॉर अ लग्जरियस लाइफ बियॉन्ड हर मॉडेस्ट मीन्स, मतलब वो असंतुष्ट इसलिए है कि जो मामूली आय, उनकी आय जो ज़्यादा नहीं है, मामूली है, लेकिन उसके परे एक वो लग्जरियस लाइफ जीना चाहती है। शी इज़ ब्यूटीफुल, वो सुंदर हैं, एम्बिशियस एंड वैन ऑफन ड्रीमिंग ऑफ वेल्थ एंड सोशल स्टेटस, वो सुंदर, महत्वाकांक्षी और घमंडी हैं, अक्सर धन और सामाजिक प्रतिष्ठा के सपने देखती रहती हैं। डिस्पाइट हर डिजायर शी इज सेल्फिश एंड केयरलेस which leads to her downfall. Her character reflects the dangers, greed, vanity and underestimating life's realities. अपनी इच्छाओं के बावजूद वो स्वार्थी और लापरवाह हैं। उनके पतन का कारण भी यही बनता है उनका चरित्र, लालच, घमंड और जीवन की वास्तविकताओं को कम आंकने के खतरों को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपका जो है ये सेट कंप्लीट हो जाता है और उम्मीद है कि आपको ये सातों सेट समझ में आए होंगे और आपका एग्ज़ाम जो हो बहुत अच्छे से जाए। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी के लिए। चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इंग्लिश का जो मैराथन आने वाला है, मैराथन क्लास देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप देखना चाहें तो देख लेंगे। मैराथन में मैंने पूरा बुक एक ही क्लास में कंप्लीट करा दिया है और एक क्लास में पोयम कंप्लीट करा दिया है।
इस तरीके से मैराथन हमने कंप्लीट कराया है। तो इंग्लिश अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वो भी देख के जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।